This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ वअअमालना मिनर रिया वअल्सिनतना मिनल कज़िब वअअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। आउटपुट गैप। एक्चुअल आउटपुट is not equal to potential output. When actual output does not equal to potential output, it is called output gap. जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल ना हो, इस गैप को कहते हैं आउटपुट गैप। आउटपुट गैप दो तरह से होता है। फर्स्ट वन एक्चुअल आउटपुट कम है, पोटेंशियल आउटपुट ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो पोटेंशियल आउटपुट की निस्बत, अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम हो, इस गैप को कहते हैं नेगेटिव गैप। और दूसरी तरफ एक्चुअल ज्यादा हो, इसे कहते हैं पॉजिटिव गैप। इसके लिए ये भी वर्ड बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप और इसके लिए बच्चे इन्फ्लेशनरी गैप। रिपीट कर रहा हूं बच्चे में, आउटपुट गैप एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल नहीं है। एक्चुअल आउटपुट डज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। आउटपुट गैप एक्चुअल आउटपुट लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है। दूसरी सिचुएशन बच्चे, एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा है। अगर एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम हो, नेगेटिव गैप कहलाता है। इसे डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन में जब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा हो, इसे पॉजिटिव गैप भी कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप भी कहलाता है। तो बच्चे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिफ्लेशनरी गैप से। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग रियल
नेशनल आउटपुट। प्राइस लेवल और रियल नेशनल आउटपुट। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, जहां पे दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। बच्चे वाई मैक्स, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये गैप कहलाता है बच्चे डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है। देखिए पोटेंशियल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, ये बच्चे एक्चुअल पोटेंशियल, और हमने कहा था कि अगर एक्चुअल कम हो और पोटेंशियल ज्यादा हो तो यही सिचुएशन नहीं है, पोटेंशियल एक्चुअल से ज्यादा है या एक्चुअल पोटेंशियल से कम है, ऐसे गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो ये एक सिंपल सी डायग्राम है डिफ्लेशनरी गैप। बात समझा पाए हो? इसके बाद बच्चे सेकंड वन सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी गैप। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग बचे प्राइस लेवल, रियल नेशनल आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जहां पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल। ये बच्चे डिफ्लेशनरी गैप की थी, जरा गौर से सुनिएगा, मैंने आपके सामने तभी सिचुएशन बनाई है। अगर ये सिचुएशन हो जाए, अब क्या है? ये है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, बात समझाने के लिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाई। अब बच्चे एक्चुअल पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल कम हो एक्चुअल ज्यादा हो, एक्चुअल ज्यादा पोटेंशियल कम, इस गैप को कहते हैं बच्चे इन्फ्लेशनरी गैप।
ठीक हो गया जी बच्चे। तो पोटेंशियल लेस देन एक्चुअल और एक्चुअल ग्रेटर देन पोटेंशियल, ये गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का लफ्जी मतलब होता है चीजों की कीमतों का बढ़ना, चीजों की कीमतों का मुसलसल बढ़ते रहना इन्फ्लेशन कहलाता है। अच्छा, इसमें क्रिटिक्स है कि कैसे पॉसिबल है कि अगर आप एक प्लांट है, जैसे मैं कल एग्जांपल ले रहा था कि अगर एक प्लांट है, प्लांट की कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, अगर उसको 365 डेज 24 आवर्स ऑपरेट किया जाए तो हम कहते हैं जी उसने 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, हाउ इज इट पॉसिबल। अब इस गैप के ऊपर ये क्रिटिक्स है, इसकी फिर एक और डायग्राम बनाई जाती है जो कंपैरेटिवली इससे बेटर है। तो दोनों डायग्राम्स एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती। ये दूसरी डायग्राम है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। अच्छा बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम मेजर करते हैं प्राइस लेवल और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं रियल नेशनल आउटपुट। बच्चे ये कर्व है एग्रीगेट डिमांड का और ये एग्रीगेट सप्लाई का। ये बचे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का, ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। अच्छा बच्चे, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, एक्चुअल आउटपुट और जीडीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट और जीडीपी। इस सिचुएशन को कहते हैं आइडियल सिचुएशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए आइडियल सिचुएशन क्या कहलाती है, तो आप बताओगे आइडियल सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल इक्वल हो जाए, ऐसी सिचुएशन कहलाती है आइडियल सिचुएशन। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गवर्नमेंट के नए प्रोजेक्ट के शुरू होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया। एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया। ये है जी एग्रीगेट डिमांड AD1 पे। एग्रीगेट डिमांड कर्व के राइज करने की वजह से आउटपुट लेवल इंक्रीज हो गए Y1, प्राइस लेवल P1। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो पहले ये था E, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज कर गया, क्योंकि आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कर्व की कंपोजिशन का C प्लस I प्लस G प्लस XN। अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगी तब भी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा, प्राइवेट फर्म्स की इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा तब भी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइज करेगा,
गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देती है तब भी एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तब भी एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर गया, एडी से एडी 1 पे। अब एग्रीगेट डिमांड कब के राइज करने की वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ गया, साथ ही साथ आउटपुट लेवल भी बढ़ गया। अब इकोनॉमी के पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इकोनॉमी इतनी प्रोडक्शन कर सके E1 तक। अब इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वेज रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगाई हो गई है, चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। जब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी महंगाई हो जाएगी। इंप्लॉय अपने इंप्लॉयर से कहेगा बहुत महंगाई हो गई है, मेरे पास अब इतनी पैसे नहीं है, मेरे पैसे की पार कम हो गई है, रियल इनकम मेरी कम हो गई है, मेरी वेज बढ़ाओ। वो उसकी वेज इंक्रीज कर देगा। वेज के इंक्रीज करने से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा। क्या करेगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा। वेज रेट के इंक्रीज करने से ये इफेक्ट होगा, और ये हमने कल भी डिस्कस किया। क्या इम्पैक्ट होगा बच्चे, वेज रेट के इंक्रीज करने की वजह से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा। ये बच्चे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का 1। अब जब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल करेगा तो क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चे P2, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। आउटपुट लेवल तो इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, बट बच्चे प्राइस लेवल सिर्फ इंक्रीज कर गया PE से P2 पे। और चीजों की कीमतों के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप में सिर्फ चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज नहीं होता। क्लियर होगी बच्चे बात। तो ये गैप कहलाता है इन्फ्लेशनरी गैप। उस डायग्राम में क्रिटिक्स था कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये डायग्राम बना पाओ। क्यों नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिर क्रिटिक्स को खत्म करने के लिए डायग्राम बनाई, तो इसमें हमें पता चला कि इन्फ्लेशनरी गैप में बेसिकली चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, आउटपुट लेवल इंक्रीज नहीं। सही हो गया जी बच्चे, देख लिया आप लोगों ने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अपने हैंडआउट से जरा एक दफा रीडिंग कीजिएगा। जी बच्चे बिल्कुल ठीक कहा दुआ आपने, परचेजिंग पावर का कम हो जाना, आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाती है, इसी को तो महंगाई कहते हैं ना। इसी चीज को तो हम महंगाई कहते हैं। पहले यही तो कह रहे होते हैं लोग, कहते हैं पहले हमारी तनख्वाह कम थी और बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा था, अब तनख्वाह भी ज्यादा है और फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। क्या मतलब है, महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। चीजों की कीमतें जिस रेट से बढ़ रही हैं, हमारी सैलरी हमारी इनकम उस रेट से इंक्रीज नहीं होती, तो उससे परचेजिंग पावर कम हो, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन बाकी बहरहाल इंशाल्लाह इन्फ्लेशन का टॉपिक तो हम बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ज्यादा पैसों से थोड़ी सी चीजें खरीदी जा सके। एक इकोनॉमिस्ट ने इसको ऐसे भी डिफाइन किया, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, बहुत सारे पैसों से थोड़ी सी चीजें खरीदी जाए। जी, इसमें पैसे की कदर कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे हैंडआउट्स आपके पास मौजूद है, उस रीडिंग कीजिएगा।
ये बच्चे आपके सामने आउटपुट गैप की इक्वेशन। आउटपुट गैप दो तरह का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन्फ्लेशनरी गैप की ये डायग्राम इसमें क्लेटिक्स, और फिर ये डायग्राम जो मैंने भी आपके सामने, ठीक हो गया जी बच्चे। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। देखो बच्चे, मैं आपको बात बताने लगा हूं, गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमारे पास मैक्सिमम रिसोर्सेज तो ये Y2 तक के, इससे ज्यादा के तो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। एग्रीगेट डिमांड कब राइज करके अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, आउटपुट लेवल ये प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं, हमारे पास तो लेबर सिर्फ इतनी मौजूद है। अब अगर प्रोडक्शन लेवल हमें Y1 तक या इस पॉइंट तक इंक्रीज करना है, मैं इस डायग्राम से बताता हूँ। अगर हमें प्रोडक्शन लेवल इस पॉइंट तक बढ़ाना है, इस जगह से इस जगह तक बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए लेबर ज्यादा चाहिए। हमारे पास तो लेबर है ही नहीं है, हम तो फुल रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं। पोटेंशियल जीडीपी की याद करें, डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, आपने कहा था जब हमारे पास जितने भी गिवन रिसोर्सेज है, अगर हम उन्हें फुली यूटिलाइज कर रहे हो तो उस पॉइंट पे जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो पोटेंशियल आउटपुट कहलाता है। हमारे पास तो इससे ज्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं है, तो अब हमें लेबर की जरूरत है, लेबर की शॉर्टेज है। जब लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो मुंह मांगे दाम नहीं मांगेंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमारे पैसे बढ़ाओ, तब भी हम प्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो जिससे काम करवाना है करवा लो, हम तो जा रहे हैं। जी, इस सिचुएशन में शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल कर जाएगा, क्योंकि जब लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, वेज बढ़ेगी, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का फॉल नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से सप्लाई का फॉल नहीं करता था, फॉल करेगा। आउटपुट लेवल अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 पे, और प्राइस लेवल बचे P2 पे हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, चीजों की कीमतें बढ़ गई सिर्फ, और प्रोडक्शन लेवल उससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उससे ज्यादा तो रिसोर्सेज ही नहीं है। जी, अब बच्चे बात समझ आ गई है आपको? ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट
डिफ्लेशनरी गैप। मैं बच्चे अभी आज बना के अभी क्लास में डिसाइड कर लेते हैं, अभी क्लास के दौरान ही बना लेते हैं। बनाया था कल, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने फिर वो उन्हें दोबारा बनाने के लिए दे दिया था। वैसे उन्होंने आज बना के दिया था मुझे, कल बना के दिया था मुझे। हम मिल के बना लेते हैं, अभी डिसाइड कर। ये डिफ्लेशनरी गैप की है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बच्चे पढ़ लीजिएगा। क्यों नुमैर खान, कल की क्लास में क्या प्रॉब्लम है बच्चे? नहीं नहीं, मैंने इस नहीं, अल्लाह माफ करे, इस ये नहीं मैंने पूछा, मैंने वैसे पूछा। आपने कहा कि कल क्लास होगी, मैंने कहा शायद कल कोई इशू है, इस वजह से मैंने पूछा। जी मुझे पहले भी क्लास में बच्चे पूछ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लोगों ने ये इधर हॉस्टल में आना है, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस सेंस में मैं पूछ रहा था। तो मैं मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, जो उनका डिसीजन होगा वो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँ। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग की क्लास है कल? ठीक हो गया, आज हुई है क्लास? सही हो गया। अच्छा जी बच्चे, हो गया जी ये कंप्लीट, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसके जो क्वेश्चंस रहते थे, ये क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, शायद उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए चैप्टर नंबर 7 के साथ, लेकिन मैं आपको भी करवा देता हूँ सॉल्व। जरा देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन जरा समझ लीजिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का वर्ड जब बच्चे बोला जाता है ना, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी के लिए जीडीपी की इक्वेशन हम यूज करते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन। ओपन इकोनॉमी का मतलब फॉरेन ट्रेडिंग भी हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ भी ट्रांजैक्शन कर रहा है। बट इन क्लोज्ड इकोनॉमी,
जीडीपी के लिए इक्वेशन यूज की जाती है बच्चे, C प्लस आई प्लस जी, इसमें एक्सेंट शामिल नहीं किया जाता, ये क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए। अच्छा जी, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी है तो इक्वेशन क्या यूज होगी, जीडीपी इज इक्वल C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इक्वेशन यूज होगी। अब उसमें इंफॉर्मेशन दे दी है, C किसके इक्वल है 0.4 वाई डी प्लस 300 इन्वेस्टमेंट है, 600 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपोर्ट्स बचे 500 की है और इंपोर्ट्स बचे -0.28 वाई के इक्वल है, ये इक्वेशन ठीक हुआ। अच्छा अब आगे जो इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये देखिएगा, वाई इज द नेशनल इनकम। एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है कि वाई किसके इक्वल है, वाई नेशनल इनकम के इक्वल है, और वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम विच इज इक्वल टू 70% ऑफ द नेशनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कितने के इक्वल है, डिस्पोजेबल इनकम वाई डी किसके इक्वल है, 70% ऑफ वाई के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 0.7 वाई। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जीडीपी को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वाई डी की जगह पे वाई की इक्वेशन फिल करते हैं, 0.4 इंटू 0.7 वाई प्लस 300 प्लस 600 प्लस 500 माइनस 0.28 वाई, यही था। अब इसको जरा फिल करें, मल्टीप्लाई करें, 0.4 0.7 0.28 वाई पॉजिटिव में प्लस 300 600 900 900 और 500 1400 और माइनस 0.28 वाई। अब ये 0.28 वाई नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कट गया, सिंपल वाई किसके इक्वल हो गया बच्चे 14। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। सही होगा जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक। इसके बाद बच्चे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, 6 7 ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता अब डिस्कस करने वाला। एमसीक्यूज देख लेते हैं, जो रहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, फर्स्ट वन एमसीक्यूज, which of the following is a measure of national income earned by a factor of production। बताइएगा कौन सा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिटर्न। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें से कौन सा रिटर्न है, शाबाश सही हो गया, रेंट। रेंट है जी, बिल्कुल सही कहा जी आपने, रेंट है। अच्छा बच्चे, सेकंड वन एमसीक्यूज, इन द लॉन्ग रन प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय। इन द लॉन्ग रन प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय
शाबाश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक हो गया जी मुझे। नेक्स्ट बच्चे, एग्रीगेट डिमांड कब वुड शिफ्ट टू द राइट इफ, एग्रीगेट डिमांड कब शिफ्ट करेगा राइट पे, कब? जब गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज कर जाए, ठीक हो गया जी। गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज करेंगे तो गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्रीज करने से तो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहे, ये तो विड्रॉल हो रही है। नहीं, नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर जाए, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ठीक बताया, अब ठीक बताया, पहले नहीं था अब ठीक है। चले जी बच्चे, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है? डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। शाबाश, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड किसकी वजह से कम होगा? इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से नहीं, एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के बढ़ने की वजह से नहीं, टैक्स के बढ़ने की वजह से। शाबाश, सही है जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, ये 6 आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं बताता हूं। अ प्रोलॉन्ग्ड और डीप रिसेशन इज कॉल्ड रिसेशन, इसे वैसे डिप्रेशन कहते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन, बी ऑप्शन, इसकी डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। अ प्रोलॉन्ग्ड एंड डीप रिसेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। चैप्टर 8 में हम इंशाल्लाह, बल्कि चैप्टर 9 में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेवंथ वन, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, aggregate supply curve is the sum of individual supply curves, is a market supply curve, embodied the same logic that lies behind an individual firm supply curve, none of the above. ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ठीक हो गया जी, ए ऑप्शन सही है जी बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट, which of the following represent withdrawal from circular flow of national income, अब बताएं 8th वन का आंसर। डी ऑप्शन, शाबाश, डी ऑप्शन है, इंपोर्ट्स और इनकम टैक्स की पेमेंट्स। अच्छा बच्चे, 9th वन एमसीक्यूज में ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, इसमें जीडीपी कैलकुलेट करना था जी बच्चे। इन्फ्लेशनरी गैप बताइएगा, आज का टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड कब राइज कर गया था और एग्रीगेट डिमांड कब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ गया था? शाबाश, एग्रीगेट डिमांड कब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बढ़ गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया जी, बी ऑप्शन। Which one of the following would cause a fall in the aggregate demand curve in an economy, इनमें से किस रीजन की वजह से एग्रीगेट डिमांड का फॉल करेगा? डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चे 12 आपका होमवर्क है, मैंने नहीं करवाना, होमवर्क है खुद कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फिर मैं समझाऊंगा। बल्कि ऐसा कीजिएगा, जितने भी एमसीक्यूज बाकी रह गए उन सबको खुद से सॉल्व कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होती है फिर मेरे से आपने डिस्कस करना है। वो माशाल्लाह इसमें तो एमसीक्यूज के आंसर्स भी मौजूद है, फिर तो आपके लिए मसला ही नहीं है। चलें, अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसमें स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बच्चे इन्फॉर्म कर दूंगा मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा कि हमारी कल क्लास होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम था,
भूल गया मैं, सॉरी। प्लान बनाना है हमने टेस्ट का। मंडे से स्टार्ट करना है जी। क्या डेट, क्या मंडे? 7। जी बच्चे बताइएगा, ये प्लान ठीक है? चैप्टर 6 का टेस्ट मंडे कंप्लीट, फिर उसके बाद चैप्टर 5 का हाफ, सिर्फ कॉस्ट का पोर्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। फिर चैप्टर 5 का दूसरा हाफ होगा फर्म स्ट्रक्चर। फिर इसी तरह से चैप्टर 4 कंप्लीट, 3B और 2B। हाफ कर दूं जी? मैं कर दूं, ये ले जी। चैप्टर 4 का हाफ, चैप्टर 4 का जो हाफ होगा वो हम कर देते हैं इसमें किस पॉइंट तक करूं? प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, अप टू प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। ठीक है जी बच्चे, बजट लाइन से एंड, और चैप्टर 2 एंड 3 फिर कंबाइन हो जाएगा। या इसके भी सेपरेट सेपरेट करने हैं? अगर करने हैं तो फिर ये होगा कि नेक्स्ट मंडे को अगला टेस्ट हो जाएगा फिर आपका, लेकिन वो क्लास में नहीं फिर होगा। सेपरेट कर दूं जी? ये ले जी, सेपरेट कर दिया। 3, उसके बाद बचे 14, 6, 21, चैप्टर नंबर। जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया फाइन कितना होगा?